ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडल्स कि इसके कौन से मॉडल्स थे, कितने मॉडल्स थे, क्या क्या वर्क है उन मॉडल्स पर। तो आपको मैंने बताया कि एक मॉडल है एटॉमिक मॉडल और दूसरा मॉडल है हमारे पास क्वांटम मॉडल है। अभी ये डिस्कस करेंगे जब एटॉमिक मॉडल है तो हमारे पास क्वांटम की नीड क्यों पड़ी, या ऐसी कौन सी चीज है जो एटॉमिक में नहीं है, क्वांटम में अवेलेबल है। इन चीजों पर फोकस करते हैं। हाँ, अच्छा, ये भी आइडिया हो सकता है इनमें से जब स्टडी करेंगे ये भी आइडिया हमें मिल सकता है कि जो क्वांटम मॉडल है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू नील बोर। तभी तो आया है ना। जब पहले एक मॉडल था, जाहिर सी बात जब दूसरा मॉडल आता है तो इट मींस इट हैज समथिंग न्यू एक्स्ट्रा देन दैट ऑफ दिस वन। तो उसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है। तो अभी उन चीजों पर फोकस करें, कौन सी चीजें एक्स्ट्रा इनके पास। तो फर्स्टली हम डिस्कस करें अबाउट नील बोर कि नील बोर के मॉडल में क्या है। नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, या मैं सिंपली लिखता हूँ नील बोर्स मॉडल। ये आपको ये चीज तो मालूम होगी कि एटम के हवाले से, ठीक है, ये एटम के हवाले से। अच्छा, तो नील बोर ने एक्चुअली क्या किया। नील बोर एक्चुअली ट्राइज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नील बोर ने एक्चुअली एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है। इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की किसने, नील बोर ने। तो एटम की स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, उस स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये सपोज करें हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होते हैं शेल्स। क्या होता है न्यूक्लियस में, शेल्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये शेल्स हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली एनर्जी लेवल्स। इनको हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली एनर्जी लेवल। छोटा सा बनाना थोड़ा सा। ये क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इनको क्या कहते हैं, हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या सिंपली हम कहते हैं ये शेल्स हैं हमारे पास, क्या एनर्जी लेवल्स आर शेल्स। तो इसने एक्सप्लेन किया, इसने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो एटम है उसका एक सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिव बिहेव करता है। उसने देखा कि इसके जो सेंट्रल पार्ट है जिसको कहता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है। इट मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल इन दिस सेंटर। सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा ये सीधा बना लो, ओके, ताकि फिगर क्लियर हो जाए। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो एक्चुअली इसके कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियन है, क्या है, न्यूक्लियन। अच्छा, न्यूक्लियंस क्यों कहते हैं, एक तो रीजन ये भी हो सकता है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इसलिए न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, और दूसरी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम इनको इसीलिए कहते हैं, इसको सॉरी इसको न्यूक्लियन हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये इंटरमिक्स होते हैं। हम इंडिविजुअली ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्रोटॉन कौन सा न्यूट्रॉन है। इनका मास भी नियर अबाउट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट दीस आर न्यूक्लियंस। क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना न्यूक्लियस के अंदर कौन सा प्रोटॉन और कौन सा न्यूट्रॉन है ये थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज अ न्यूक्लियन। और भी कांसेप्ट हो सकते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा, नील बोर ने कहा कि ये जो एटम है इसका जो सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके जो दर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता जाऊं जो बुक में लिखा हुआ है उसमें इसको रेफर किया गया है, इस एटॉमिक मॉडल को रेफर किया गया है एज अ प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है, उसमें एक्चुअली प्लैनेट्स सन के चौगिर्द, सोलर सिस्टम के चौगिर्द रिवॉल्व करते हैं। सेम वे से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियस के चौधारी मूव करते रहते हैं। So that's why this Neil Bohr model is referred to as a planetary model. ये रेफर होता है किससे, प्लेनेटरी मॉडल से। प्लेनेटरी
linearly bounded. Okay. And इसने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे नहीं है कि हमने इसमें एक रखा, इसमें दो रखे, इसमें तीन रखे, फिर एक रखा, फिर दो रखे, ऐसे नहीं। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की शेयर्स के अंदर, इसने वो डिस्ट्रीब्यूशन है बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनसाइड द शेल, शेल्स में कैसे रख सकते हैं। ओके, तो इसने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन शेल्स में पड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसके पास जो एनर्जी होगी वो कम एनर्जी होगी, उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम एनर्जी होगी। क्यों कम एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसके दरमियान में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या ऐसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। दैट्स फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस होती है। सो वी कैन से दैट electrons or shells near to the nucleus has very less amount of energy. सपोज करें ये क्या है हमारे पास, K है, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ये P है या Q, जितने भी आप ले लें। मोस्टली हम फोकस करते हैं 8 शेल को, 8 शेल्स को हम फोकस करते हैं, और ये शेल्स हैं। तो जो K शेल है इसकी एनर्जी कम है, जितना इस न्यूक्लियस के करीब होगा इसकी जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। इट मींस K की एनर्जी कम है, L से L की एनर्जी कम है, M से M की एनर्जी कम है, N से N की एनर्जी कम है, O से O की एनर्जी कम है, P से P की आगे वाले से कम एनर्जी होगी। ओके, तो ये सीरीज हम ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी के हवाले से, द बेस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये मैं पॉइंट लिख लूं, इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स near to nucleus has less amount of energy, has less amount of energy। इनके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, has less amount of energy। इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अभी थोड़ी सी फोकस करें इसके जो एनर्जी की लेवल्स का पैटर्न है, जो शेल्स हैं इस पर थोड़ा फोकस करें। जो K शेल है एमसीक्यूज के हवाले से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, या अगर मिड टर्म होता है तो उसमें पॉसिबल है क्वेश्चंस आ जाए कि हमारे पास जो K शेल है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी किससे, L से। L की कम होगी किससे, L की कम होगी M से। M की एनर्जी कम होगी N से, N की एनर्जी कम होगी O से, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको अदर वे से हम लिख सकते हैं कि जो O शेल है O की ज्यादा होगी N से, N की ज्यादा होगी M से, M की ज्यादा होगी L से, L की ज्यादा होगी K से। इट मींस K has less energy, K के पास जो एनर्जी है वो क्या है, लेस एनर्जी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कीप इन माइंड। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसके पास लेस एनर्जी होगी, उसके पास लेस एनर्जी होगी, वो इतना जल्दी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हावी होता है। ओके, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, नारा लगाकर चला जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये चला जाएगा। ओके, तो इस एनर्जी पर भी आते हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि जितना इसका आर कम, इट मींस इसका सपोज करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक डिस्टेंस ये है हमारे पास, दूसरा डिस्टेंस ये है, और फिर हमारा पास डिस्टेंस ये है, फिर हमारे पास डिस्टेंस ये है, ये, उसके बाद ये डिस्टेंस, यहाँ अलग लाया करते थे, इनको भी अलग बना देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर हमारे पास ये है आगे थोड़ा सा, और ये होगा, और ये है हमारे पास, ये डिस्टेंसेस हैं इन पर। तो जैसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है वो बढ़ेगी। अब देखिए, जितना डिस्टेंस कम है, जितना न्यूक्लियस के करीब है उसके पास लेस एनर्जी है,
जितना डिस्टेंस ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो जितना आर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीज, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो डिस्टेंस है उससे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई ना, हम समझ रहे हैं कि जितना करीब होगा न्यूक्लियस के पास उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जितना न्यूक्लियस ज्यादा जाएगा ऊपर उसकी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इट मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। एनर्जी का जो आर से रिलेशन वो क्या है, वो है डायरेक्ट। जितनी आर बढ़ेगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। ओके सर समझ गए, इतना दोहराते क्यों, रिपीट क्यों करते हो। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितनी आर बढ़ेगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। आर को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है। ओके और आर को कम करने से एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना कम क्लोज होगा उतनी थोड़ी सी वीकनेस होगी। ठीक है ना, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, जितनी एनर्जी कम उतना डिस्टेंस भी कम। इट मीन डिस्टेंस जितना कम उतनी एनर्जी भी कम होगी। ओके तो ये हुआ हमारे पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू शेल कैटेगरी। तो ये बातें भी आपको माइंड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी आपको माइंड होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बात भी माइंड होनी चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सेम ही बात है। अच्छा और दूसरी पॉइंट पर आए, एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एनर्जी। ये बात भी नील बोर ने एक्सप्लेन की है कि एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज भी एक्सप्लेन की है किसने, नील बोर ने, कि हम इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखी है, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी इतनी एनर्जी कम होगी, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। सर कैसे, ओके कर देता हूं। तो अब ये बातें नोट कर ले, इसको मैं रिमूव कर रहा, ये हमारे पास होनी चाहिए, ये दलील है या आर्गुमेंट है, इस चीज को प्रूव करते हैं, ये रिमूव कर देता हूं। ओके तो नील बोर ने एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कोई वजीफा नहीं बताया कि आप ये वजीफा पढ़ोगे एनर्जी कम हो जाएगी। इसने एक फार्मूला दिया है, इसने एक मैथमेटिकली प्रूफ दिया है कि आप इस वे से एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। रिड्यूस करें बढ़ाएं जो भी करें वो फार्मूला की बेसिस पर हम कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या कैसे एनर्जी को कम कर सकते हैं। दैट ऑल कैन बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। ओके तो ये फार्मूला देखें, अभी ये फार्मूला तो बुक में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस बात को फर्दर जो है ना स्ट्रांग बनाने के लिए, फुली कॉन्फिडेंस करने के लिए। -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, ये जो n होता है दिस एक्चुअली शोस द नंबर ऑफ शेल्स। ये जो शेल्स होते हैं ना, इन शेल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, अगर सेकंड शेल हो तो सेकंड की क्या होगी, थर्ड शेल हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फोर है तो क्या होगी। तो इट मींस वी कैन इजीली कैलकुलेट एनर्जी ऑफ शेल्स। इन शेल्स की हम एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स फोकस। अगर हमारे पास n क्या है, n है 1, n क्या है हमारे पास 1। ओके सो -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, n क्या है हमारे पास 1 है, शेल कौन सा है, फर्स्ट शेल है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसकी एनर्जी क्या होगी -13.6। तो ये क्या है, माइनस है, माइनस में एनर्जी है। जो वैल्यू माइनस में जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम होता है। जो वैल्यू माइनस में जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, वो उतना ही कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये -13.6 और शेल कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर कैसे मैक्सिमम, कैसे पता चले, दूसरे का तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके तो मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ, इसको ये हमारे पास E2, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इशू हो रहा है। ओके तो हम एनर्जी इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करें, सेम फार्मूला है, वो है माइनस में 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। n क्या हमारे पास, शेल कौन सा है, सेकंड है,
सेकंड फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर है, तो आप एन स्क्वायर कर लें तो E2 हमारे पास आ जाएगा -13.6 अपान में 4। मतलब क्या हो, -13.6 के 4 से करें, क्या 4 से करें, 4 से करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगी, कम होगी, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे कम आएगी, जो भी आए। अभी तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं, मगर आप थोड़ी सी ये चीज माइंड में कर लें, क्या कर लें, अगर 4 3 जा 12, एक इधर गया 4 4 जा 16 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। A2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस में 4, इसकी एनर्जी क्या होगी, माइनस में 3.4, इट इज इक्वल टू -3.4। अब देखिए ये वैल्यू -3.4 -13.6 से क्या है, कम है ना, ये वैल्यू कम है, -3.4 कम है किससे, -13.6 से, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई कि नेगेटिव वैल्यू जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, जो देखने में जितना बड़ा होगा नेगेटिव टर्म्स में वो उतना ही छोटा होगा, जो नेगेटिव में जितना देखने में छोटा होगा, छोटा टर्म होगा, वो उतना ही बड़ा होगा, तो इसकी एनर्जी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो हम कह सकते हैं कि E2 की जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा है, E1 से ज्यादा है। तो आएंगे E3 की तरफ, तो E3 की जो एनर्जी आएगी वो ज्यादा होगी E2 से। आएंगे जब E4 की तरफ, तो E4 की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे, E3 से। आएंगे E5 की तरफ, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी किससे, E4 से। मतलब कि जैसे हम एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही हम शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो उसी में तो एनर्जी भी बढ़ती है। आई थिंक यू नो वेरी वेल, यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन, आप इस चीज को अगेन एंड अगेन कोशिश करें, ट्राई करें, इजीली आप कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं। तो ये चीज हुई हमारे पास। सर एक बार रिपीट करते हैं, ओके रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि जैसे ही हम शेल बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो शेल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसके पास एनर्जी कम होगी। ओके सर, मतलब जैसे सेकंड शेल में आएंगे तो फर्स्ट से सेकंड में एनर्जी ज्यादा, सेकंड में थर्ड में तो थर्ड की एनर्जी सेकंड से ज्यादा, अगर फोर्थ में आए तो फोर्थ की एनर्जी थर्ड से ज्यादा। मतलब कि जब एक कदम आगे जाते हैं, पहले मैं यहाँ इधर स्टेशनरी हूँ, मेरे पास सपोज कर एनर्जी क्या है, कम है, मैं अभी आगे चला, जो पीछे वाली थी उसी से एनर्जी ज्यादा, और आगे चला फिर एनर्जी ज्यादा, फिर आगे चला फिर एनर्जी ज्यादा। आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ कैमरा, ओके, सो मैं बकाया ब्रेक में आता हूँ। अगर फिर मैं पीछे गया एनर्जी ज्यादा, फिर पीछे गया एनर्जी ज्यादा, ऐसे ही जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, सेम में से जितने ये इलेक्ट्रॉन्स ये शेल्स न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी भी इनकी बढ़ती जाएगी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके, आप ये चीज समझ गए होंगे। तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये माइनस क्यों दे दें, ये एक आलादा डिस्कशन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, अभी आप थोड़ा सा फोकस कर दें। तो ये थी डिस्कशन अबाउट एनर्जी, नील बोर ने ये डिस्कशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। आए दूसरे पॉइंट की तरफ के, नील बोर्स ने ये कैसे डिसाइड किया, किस फार्मूला की बेसिस पर डिसाइड किया कि हम हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एंड एवरी शेल, हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेल्स के अंदर। आए अब इस बात पर, ओके सर आप जाएं, हम आते हैं, ओके रिमूव कर दो, रिमूव कर लो, ओके रिमूव कर देता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कोर पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक की जो कोर पॉइंट है ना वो ये एनर्जी वाली, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, अभी हम इंशाल्लाह थोड़ा सा धमाकेदार पढ़ेंगे क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी लेवल है, ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा हमें फील हो जाएगा अभी हम यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टडी करते हैं। अभी ये तो बेसिक लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में एक और भी जलवा होगा, ठीक है ना, एक जबरदस्त है ना इंशाल्लाह लेक्चर लाएंगे, आप सब खुश हो जाएंगे।
ओके, अभी मैंने क्वेश्चन ये किया, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी शेल, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन चीजों पर फोकस करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकंड में कितने हो सकते हैं, थर्ड में कितने हो सकते हैं, फोर्थ में कितने हो सकते हैं, इन पर फोकस करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक फार्मूला बताया, ये फार्मूला बुक में मेंशन है, क्लियरली मेंशन है, आप रीडिंग करें काम हो जाएगा आपका। 2n square, this small n shows number of electrons, sorry number of shells, ये जो स्मॉल n है शो करती है नंबर ऑफ शेल्स को, और जो कैपिटल n है ये शो करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने हो सकते हैं। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना हम शेल बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाएंगे, जितना हम नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो इनका जो रिलेशन है वो क्या है, वही डायरेक्ट है। सर कैसे थोड़ा बता दें मैं भी। ओके, ये कर देते हैं। तो सपोज करें हमारे पास जो n है वो क्या है, वो है 1, इट मींस शेल नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो मैं शेल्स देख लूं, k l m n o p q सब z। ओके, तो ये हमारे पास शेल्स हैं, इन शेल्स पर फोकस करें। ओके, m n o p q Q सर Q ओके, अब मैं कहता हूँ शेल हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट है शेल, के n क्या है, फर्स्ट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करने के लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर, तो n का हमारे पास 1 है, तो जब इसका सारे करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, चाहे आप 1 के ऊपर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस रख लें, वो अपनी आदत को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो 1 ही रहेगा। ओके, तो जवाब क्या आएगा, 2। तो इट मींस इन फर्स्ट शेल वी कैन प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एट लीस्ट, फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, मतलब कि जो कैपेसिटी वो 2 की है, एक भी हो सकता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके पास क्या होता है, एक होता है ना शेल में इलेक्ट्रॉन, तो सेम कैपेसिटी 2 की है, कैपेसिटी 2 की, गुंजाइश 2 की है, हम रख सकते हैं और भी, चाहे इट मींस और मतलब ये नहीं है कि आप 2 से ज्यादा 3 रखेंगे, 2 का मतलब ये कि इससे थोड़ा एक कम रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, या 2 पूरे रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रखेंगे, सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा हमारे पास शेल नंबर क्या है, सेकंड है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वायर = 2। अब n क्या है हमारे पास, n क्या है, n है सर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 × 2 8। वाह सर वाह, क्या बात है। n अगर क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकते हैं, तो सिंपल है, आप करते जाएं। अच्छा, n क्या है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा सर 9, सर 9। ओके, 9 × 2 क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आए हम n शेल में, n क्या 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इसमें, तो हमारे पास फार्मूला है 2n² = 2, n क्या हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 × 2, 16 × 2 मतलब 16 का ट्वाइस करेंगे क्या हो जाएगा सर 32, तो रख लेना क्या होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वे से हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं। इसमें कितने हुए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हुए सर बताओ ना, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स हम इस वे से इसमें रख सकते हैं, और ये फार्मूला भी आपको माइंड में होना चाहिए कि ये फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये यूज किया मैंने, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अभी मैं वो जो प्रीवियस बात की है एनर्जी के हवाले से, अगर मैं यहाँ पर वो अप्लाई करूं, बात कर सकता हूँ सर, कर लो, देखते हैं कैसे करते हो। अच्छा,
आए फर्स्ट शेल में, के में कितने रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रख लिए मैंने। इसमें कितने रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रख सकते हैं सर, 18 इलेक्ट्रॉन। वाह सर वाह। इसमें कितने रख सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ओके 2 8 18 32, 2 8 18 32। ओके तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, इसमें क्या है 18। जाहिर सी बात है जितना मास पढ़ाएंगे एनर्जी तो बढ़ेगी ना। आप फिजिक्स के स्टूडेंट मास एनर्जी रिलेशनशिप तो पढ़ाई होगा ना, कि जितना मास पढ़ाएंगे जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ेगी। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 हैं, तो 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स में, जिस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मास कम होगा एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले से। तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कम होगी 8 वाले से, और 8 वाले में एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 18 वाले से, 18 वाले में एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 32 वाले से। मतलब कि जितना हम मास बढ़ाते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। सिंपली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ओके तो ये वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस शेल में कितने रख सकते हैं। ये हमारे पास किसने वर्क किया है सर, आपने नहीं, मैंने नहीं, नीलपुर ने वर्क किया, ठीक है। इसका वर्क है, ये नीलपुर का वर्क है। तो ये फार्मूला है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर लें कि आयनाइजेशन पर। तो आयनाइजेशन की शॉर्टली डेफिनेशन बताया है बुक वालों ने, बुक में बस शॉर्ट डेफिनेशन है, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि आयनाइजेशन क्या होती है। तो एक्चुअली हम आयनाइजेशन एनर्जी को, उस एनर्जी को कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। वो एनर्जी का अमाउंट इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से आउटर मोस्ट शेल से निकाल सकें, आजाद करा सकें, तो उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी, नोट कर दे जाएंगे। The minimum amount of energy which is required to remove electron from outermost shell or valence shell, that is actually ionization energy. Okay. तो ये आपके कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम आते हैं कि जो क्वांटम है, क्वांटम में ऐसी क्या चीज है, क्वांटम ने किस चीज का एक्सप्लेन किया, अभी उस चीज पर फोकस करते हैं। तो आप ये नोट करते हैं, जल्दी करें। ओके आई एम वेटिंग फॉर यू, यू शुड टू नोट डाउन। ओके जल्दी करें, नोट करें, मैं वीडियो को चेक कर लूँ। ओके ओके वीडियो तो अच्छी हो चुकी है। ओके ओके अभी रिमूव कर देता हूँ, जल्दी करें, नोट करें, जल्दी करें, रिमूव कर देता हूँ। ओके नोट कर लिया होगा, तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी आगे चले, क्वांटम मॉडल क्या है, क्वांटम मॉडल क्या चीज़ बताइए कि जो अभी नीलू ने नहीं बताइए। अभी इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी इंशाल्लाह। सो ये रिमूव कर लो। ओके इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे तो उसका मास बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। वाह सर वाह। ओके तो अभी हम फोकस करते हैं क्वांटम मॉडल पर। क्वांटम मॉडल में क्या चीज थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो नील पर को थोड़ा सा पीछे होना पड़ा, क्वांटम मॉडल आ चुका है, तो अभी इन चीजों पर फोकस कर लेते हैं। ओके तो अभी फोकस करते हैं क्वांटम मॉडल की तरफ। एक क्वांटम मॉडल का क्या कहना है, व्हाट यू वांट टू से। क्वांटम मॉडल कहते हैं या आप क्वांटम थ्योरी कहते हैं, नो मैटर, हमारा नाम से लेना देना, हमारा काम से लेना देना है। ओके सो अभी क्वांटम थ्योरी और क्वांटम मॉडल अबाउट इट, ये चीजें बुक में वेल एक्सप्लेन्ड है। तो आपको मैं ये चीज बार बार इसलिए कहता हूँ, बुक की रीडिंग करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक पर। आपकी जो है ना एक मेंटली पीस मिलेगा कि मेरी ये टॉपिक अभी क्लियर हो चुकी है, मैंने बुक से पढ़ी है, लेक्चर सुना है, अभी हमारा हर काम क्या है, ठीक ठाक है, ओके है। ओके तो आए, अच्छा क्वांटम थ्योरी ऑफ मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के रिवॉल्व, सॉरी न्यूक्लियस के रिवॉल्व शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। उसने ये नहीं बताया किस वे से मूव करते हैं, किस वे से मूव करते हैं। जस्ट लाइक वेव नेचर में मूव करते हैं,
यहाँ बस सिंपली ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या उसने ये चीज नहीं बताई, उसने इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि शेयर्स में वो किस स्टाइल से मूव करते हैं, किस स्टाइल से रिवॉल्व करते हैं। आइदर ये वेव नेचर में रिवॉल्व करते हैं या पार्टिकल नेचर में रिवॉल्व करते हैं। एक ये बात ओके। और दूसरी बात, इसने जो सब शेयर्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ, उन ऑर्बिटल्स के बारे में भी इसने नील बोर ने नहीं बताया। वाह सर ओके, दो मिस्टेक्स हो चुकी है। मिस्टेक्स होने पर उसने ये स्टडी नहीं की। ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास जो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मॉडल एक मॉडिफिकेशन है नील बोर में। जो नील बोर का काम है उसमें क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन है। ओके, इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी न्यूट्रेशन हुई है। ओके, तो एक चीज के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है शेयर्स में, वो आइदर पार्टिकल नेचर में रिवॉल्व करता है या वेव नेचर में रिवॉल्व करता है। एक ये चीज। और दूसरी पॉइंट, क्या इसने शेप ऑफ सब ऑर्बिटल्स ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की कि इसकी शेप क्या होती है, या जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट इसने नहीं दिया। तो हमारे पास सो फाइनली मैं कह दूं कि यहाँ पर तीन प्रिंसिपल्स हैं। इन तीन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर, तीन प्रिंसिपल की बेसिस पर इसने अपने इस क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। सर कौन से हैं लिख ले। नंबर 1, नंबर 2, यस सर, नंबर 3, यस सर। ओके, सो नंबर 1 क्या है हमारे पास, इसकी जो नेचर है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सर समझ में नहीं आया, लिख लो फिर समझाता क्या है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सर वेव भी पार्टिकल भी ड्यूअलिटी भी। अच्छा अच्छा, अभी बात समझ में आ गई कि वेव भी पार्टिकल भी और ड्यूअलिटी मतलब ये दोनों हैं, दोनों पॉसिबल। ओके, दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरी पॉइंट हमारे पास अनसर्टेनिटी। सर ये कौन सी वाला है अनसर्टेनिटी, ये तो हाइजेनबर्ग का काम था, यहाँ इधर क्या करता है, ये चीजें भी इनको भी एक्सप्लेन करते हैं। और तीसरी पॉइंट है सुपरपोजिशन। ये तीन मेजर पार्ट, ये तीन मेजर सेक्शंस आपके बुक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वेल एक्सप्लेन्ड हैं। वो सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको रीडिंग करने की जरूरत होगी, आप रीडिंग जरूर कर लेना, ठीक है ना। ओके, तीसरा क्या है, वो है सुपरपोजिशन। तीसरा क्या है, सुपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सारी दुनिया मतलब से बड़ी हुई, मतलब जानना चाहते हो ना, बता देता हूँ कि क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। ओके, तो जो हमारे पास जो वेव पार्टिकल है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, एक्चुअली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये एक पार्टिकल है, जस्ट एज अ रिवॉल्व करता रहता है। पार्टिकल है, एज अ बस रिवॉल्व करता रहता है अपने जो है ना शेल्स में। सिंपली ये शेल है, ये शेल तो नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये एक शेल है। सर ये नहीं है, चलो अज्यूम कर लें, कोई मसला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक कॉन्सेप्ट ये था कि ये इलेक्ट्रॉन्स बस सिंपल वैसे इजीली रिवॉल्व करते रहते हैं बिगर टेंशन के। ओके, इस वे से रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, ये रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये हमारे पास क्या है, एक शेल है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, किस वे से, कुछ ये कॉन्सेप्ट है कि ये वेव नेचर में है, इस वे से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वेव मूव करती है ना, इस वे से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। सर ये तो मूव है, मूव नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का इस वे से मूव करना पॉसिबल है, और सेम वे से इस वे से भी। तो ये जो नेचर है, दिस नेचर इज सेड टू बी अ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या है, वो पार्टिकल नेचर में है। और ये जो नेचर है, दिस इज एक्चुअली वेव नेचर। तो अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ये चीज फाइनल डिसाइड नहीं की गई है कि एक्चुअली क्या है, ये क्या है, वेव नेचर।
तो क्वांटम थ्योरी ने हमें इस चीज में इंटरेस्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी रखता है, इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन इधर है मूव करता है वो पार्टिकल नेचर में या वेव नेचर में। ओके, तो इनके पास ये दो वे से इस वे से पॉसिबिलिटी के रिवॉल्व करें। ओके, तो इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो ये चीज हमें सर नील बोर ने तो नहीं बताई थी, इसने ये चीज बताई। ओके, ये चीज फाइनल हो गई। आई अनसर्टेनिटी की तरफ कि अनसर्टेनिटी क्या है। सर नील बोर ने ये चीज बताई, सर नील बोर ने ये चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी शेल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी शेल के अंदर। तो हमारे पास फार्मूला था सर, क्या था फार्मूला था सर, कौन सा, ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, Ne। मगर उसने ये चीज नहीं बताई कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उसकी जो वेलोसिटी। तो सिंपली मैं कह दूं, नॉर्मली जो लिखा हुआ है बुक में, हम ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे या क्यों या क्या हुआ था, तो जो बुक में लिखा है उन चीजों पर फोकस करते हैं कि अनसर्टेनिटी का जो मेन कॉज है, जो मेन रीजन, मेन सबब है, वो क्या है। एक्चुअली अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन्स दैट, अनसर्टेनिटी इन चीज को एक्सप्लेन करता है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, दिस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, ये डिफिकल्ट है कि सेम टाइम में, सेम सेकंड में, सेम मिनट में हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और जो पोजीशन है वो आइडेंटिफाई कर सकें। दैट वाज एक्चुअली अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी शॉर्टली। तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस चीज को है सर, आप लिख दो और मैं लिख देता हूं। अनसर्टेनिटी क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, it states that the position of electron, the position of electron and the position of electron and velocity of electron it is said that the position of electron and velocity of electron को सेम टाइम, सर ये कौन सी लाइन रजिस्टर कर दी, वो सेम टाइम मालूम करना इम्पॉसिबल है। मालूम करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम टाइम मालूम करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, सो इट मींस वी कैन से दैट इन अदर वर्ड दैट it is impossible, uncertainty principle states that it is impossible to determine, to identify the position of electron and velocity of electron simultaneously। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है वो साइमल्टेनियसली मालूम होना वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ये चीज किसने बताई, ये बताई अनसर्टेनिटी ने। ओके, ये सब क्लियर हो गया, दो कांसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये कहता है वेव और पार्टिकल की बात, और ये कहता है कि इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को सेम टाइम डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। ओके, तो हमारे पास ये दो खत्म। रिमेनिंग क्या है, ये है सुपरपोजिशन। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये जो ना तमाम खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इस पर फोकस करते हैं। नोट करने, इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, रिमूव कर लो। ओके, रिमूव कर देता हूं। सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन की तरफ आए। सिंपल स्टेटमेंट है, तमाम प्यारी स्टेटमेंट है, दिलकश है स्टेटमेंट, तमाम प्यारी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है सर, बताएं। स्टेटमेंट ये है सुपरपोजिशन की कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट मालूम करना वो क्या है, इम्पॉसिबल है। सर
समझ में नहीं क्या स्टेट मालूम करना, क्या इम्पॉसिबल है, जस्ट 1 मिनट। सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है कि द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अननोन, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, अननोन है, वो मालूम नहीं है। कैसे सर, कैसे मालूम नहीं है? ओके, इस चीज पर आते हैं। तो ये मैं लिख लूं पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस पर आपका कंप्लीटली एनर्जी का इन्वेस्ट करना लाजमी होगा। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज impossible, it is impossible, it is unknown, it is impossible to know, it is impossible to know states of objects simultaneously, या अदर वर्ड्स में कह दें, सिंपली कह दें, क्या सर कह दें, हाँ आप ये कह दें the state of object is unknown। सर कौन सी स्टेट? the state of object is, अमीरी वाले स्टेट, गरीबी वाले स्टेट, कौन सी सारे स्टेट हुई, ये तो पता है ना, बता देता हूँ। the state of object is unknown, जो ऑब्जेक्ट की स्टेटमेंट है वो क्या है, अननोन। कैसे अननोन है कि मैं बता दूं, सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है, हमारे एच मास फैन में, अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस वक्त इधर है, सपोज कर दें क्या है, इस वक्त इधर इलेक्ट्रॉन, या सपोज कर लेते हैं ऐसे, अभी ये हाथ मेरा ऊपर है, अभी ये मेरा हाथ ऊपर है, दूसरा आप देखते हैं तो नीचे होगा ना। आपके पास ये आइडिया क्लियर हो चुका होगा, एक ऊपर एक क्लियर नहीं नजर है हमारे पास, दूसरा किधर होगा, सारी बातें नीचे होगा, इसलिए नजर नहीं आता, ठीक है ना। जूम करके देखें, जूम करें, ठीक है ना, मेरा हाथ क्या है, एक ऊपर है और दूसरा किधर है, सर एक ऊपर है, दैट इज व्हाई एक नीचे होगा। यस, दैट इज एक्चुअली स्टेट, कि ऑब्जेक्ट की स्टेट मालूम करना थोड़ी सी ये जो है ना डिफिकल्ट है। द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अननोन, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, अननोन होती है। या ऐसे मैं सिंपली इलेक्ट्रॉन के हवाले से कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज, वो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है स्पेस में, सॉरी एटमॉस्फेयर में, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इधर है तो दूसरी जगह पर इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इट मींस दिस सुपरपोजिशन शोज द पॉसिबिलिटीज, ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस टाइम सपोज करें रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरफ क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर इधर क्लॉकवाइज है तो इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को साइमल्टेनियसली मालूम करना ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ओके, एक्चुअली दिस इज कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। ये रिलेट करता है, जैसे हमारे पास नील को रिलेट करता था प्लेनेटरी थ्योरम से, या प्लेनेटरी लॉ है जो हमारे पास उससे, और हमारे पास जो ये सुपरपोजिशन है ये रिलेट करता है एक्चुअली स्क्रूडिंगर वेव, स्क्रूडिंगर कैट, सॉरी कैट स्क्रूडिंगर कैट, सर ये क्या है, कैट, स्क्रूडिंगर कैट, स्क्रूडिंगर कैट। इस भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस भाई ने एक्सपेरिमेंट किया, ये मेरा रियल भाई ना एक साइंटिस्ट है, इस भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक कैट ली, कैट कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली को, किसको, बिल्ली, बिल्ला, ओके, उसको कहते हैं। उसने क्या किया, एक मेटेलिक शीट ली, सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, मेटेलिक शीट है, ओके सर, मेटेलिक शीट ली, फिर क्या किया, इसने एक बिल्ली ली, ओके सर, बिल्ली ली, फिर क्या किया, उस बिल्ली को इस शीट के अंदर रखा। वाओ सर क्या बात है। सपोज करते हैं कैसे बना मैं इसको, चलो बना लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक बिल्ली है, ये क्या है, ये एक बिल्ली है, ये कैट है, इसको हमने इसमें क्लोज कर दिया। ओके, जब क्लोज करते हैं उसके अंदर दो चीजें रखते हैं, एक रखते हैं हम हाइड्रोजन साइनेट,
ये एक एसिड है, क्या है, एक एसिड है। और दूसरे रखते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वाह वाह सर, क्या कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पर एसिड ऊपर से क्या लिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए है, और बीच में क्या है, बिली है, वो भी क्या है, बंद दबा है, बंद क्लोज है। क्या होगा सर, सपोज करें बाय चांस यहाँ पर डेफॉल्ट आ जाता है इसके अंदर, मे बी डेफॉल्ट आ जाए, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, वो खतरनाक होते हैं, या जो एसिड होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। तो आप जैसे बाहर से देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं हम, कि अभी हम क्या अंदाजा लगाएं कि ये जिंदा है या डेड है, खत्म हो चुकी है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास ना ये श्योरिटी है कि ये जिंदा होगी, ये भी श्योरिटी नहीं है हमारे पास, सेम में से इस चीज की भी श्योरिटी नहीं है, इस चीज की जो है हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जिंदा होगी। न हम इसको जिंदा कह सकते हैं कि कंफर्मली ये जिंदा है, नहीं हम ये कह सकते हैं कि ये नारा लगाकर चली गई है बिल्ली, पॉसिबिलिटी से, ओके, मे भी जिंदा हो, मे भी खत्म हो। तो सेम वे से जो सुपरपोजिशन बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, अननोन होती है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मगर हमारे कोर्स में नहीं, तो अभी हम वहां जाना नहीं चाहते। तो स्टार्टिंग जो कोर्स में एग्जांपल दिए गए थे कि सुपरपोजिशन किस चीज से रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है किससे, स्क्रोडिंगर स्केच, ओके। और जो नील का था वो रिलेट करता था किससे, ये रिलेट करता था प्लेनेटरी थ्योरम से, किससे, प्लेनेटरी थ्योरम से, वो लिख दिया था मैंने पहले शायद, ओके, प्लेनेटरी थ्योरम से रिलेट करता है। और दूसरी पॉइंट, दूसरी नहीं तीसरी पॉइंट, कि इसने शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताया कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, या जो सब शेयर्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है सर, होता है, और डी ऑर्बिटल भी होता है, एस पी डी ऑर्बिटल भी होता है, ये सर होता है, और हमारे पास होता है एक एफ ऑर्बिटल, ये सर ये भी होता है, क्या नहीं होता सर, सब कुछ होता है, ओके। एस ऑर्बिटल है, इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो दो रख सकते हैं, कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम रख सकते हैं, बी में कितने सर, 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, डी में पुट कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसमें पुट कर सकते हैं हम कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। तो ये कैसे पुट कर लिया हमें भी तो बताएं, जस्ट आई नोट कर लें, ठीक है, आप सीख जाओगे। क्या है, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन है। सो अब देखिए, दो इसमें फिर ऐड किए 4 इसमें, वैसे 6 में 4 ऐड किए, फिर 10 हुए, फिर 4 ऐड किए 14 है। इट मींस 4 के डिफरेंस से हम फिल करते जाते हैं कि एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं। ये शेप होती है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी में होती है, एफ में होती है। और इनकी शेप भी बताई है इसने कि इसकी क्या होती है, इसकी स्फेरिकल होती है। सर बना दो ना, सारा तो काम कर लिया, ये क्यों छोड़ते हो, ओके। जो एस होता है उसकी शेप होती है इस तरह, और जो पी होता है उसकी होती है इस तरह, पी की होती है इस तरह, और जो डी होता है उसकी होती है शेप इस तरह, एस पी टी। और जो एफ होता है उसकी शेप होती है इस तरह, और ये होगा इस तरह शेप होती है। ये हमारे पास कौन सा, एफ, ये है डी, और ये है पी, और ये है एस, एस पी डी एफ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये चीजें बताई थी हमको किसने, क्वांटम थ्योरी ने, क्वांटम मॉडल ने। तो ये थी हमारे पास नील बोर की स्टडी, और ये थी क्वांटम थ्योरी की स्टडी, क्वांटम मॉडल का एक्सप्लेनेशन था, ये सारा कुछ था, ओके। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे ज्यादा मोर एनर्जेटिक होकर आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक्चुअली। अभी जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, अभी फील होगा कि हम बाकी फिजिक्स में स्टडी करते हैं, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है। अब ये चीज हम इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल बिना फॉर टुडेस लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की डिटेल पढ़ेंगे,
उसमें जो एनर्जी गैप्स होते हैं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप होते हैं, ये जस्ट लाइक सॉलिड थ्योरी होती है, सॉलिड बैंड थ्योरी। यहाँ पर वो सॉलिड बैंड थ्योरी का नाम तो मेंशन है मगर काम सारा मेंशन है, तो वो चीज में मेंशन कर लेंगे, सॉलिड बैंड थ्योरी कैसे क्या चक्कर है, सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई सजेस्ट देनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है या एनीथिंग व्हाट यू वांट टू शेयर, यू कैन कमेंट मी। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रेस्पॉन्स यू। जैसे मैं आपकी कमेंट देखूंगा वो आपको रेस्पॉन्स करूंगा नो मैटर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर्स, सॉरी ट्रांजिस्टर्स नहीं, मतलब के सेमीकंडक्टर्स, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिया जाता है, तो हम सेमीकंडक्टर्स को स्टडी कर लेंगे। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू।